काम तुम कर रहे हो ना, चूज करो, बढ़िया। अगर तुमने अपनी चॉइस का काम कर रहे हो तो उसे एक्सेल करो। अगर तुमने चॉइस करी थी और वो गलत हो गई, आज रिएक्शन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। अब तुमने चॉइस करी थी, वो गलत हो गई, तो भी उस चीज को फॉलो करो। देखो, इंटरेस्ट को तो फॉलो करना बहुत आसान है। व्हाट इज डिफिकल्ट टू डू इज फॉलो समथिंग बोरिंग विच इज नॉट ऑफ इंटरेस्ट। आप उस चीज में बिल्कुल इंटरेस्टेड, वहीं तो डिसिप्लिन दिखेगा। आप वो चीज करके दिखाओ जिसके अंदर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लगातार 15 घंटे पढ़ के दिखाओ, वहां डिसिप्लिन दिखेगा, वहां मेहनत लगती है, वहां ताकत लगती है। ठीक है। और देखो, पैशन वैशन ये तो 3 इडियट्स ने आके फ्रॉड फैला रखा है। लाइफ सिर्फ हार्डवर्क के बारे में। मैंने अपने जीवन में खूब पैशन, इंटरेस्ट, मॉडर्नाइजेशन सब कर कुरा के अब मैं जीवन में बिल्कुल ऐसा हो गया हूँ, जैसे जिसे कहते हैं ना, एक तो पहले मैं नदी के जैसा था बहुत तेज, अब मैं झील की तरह बिल्कुल स्लो हो गया हूँ, मतलब ठहरा हुआ हो गया। जैसा लोग कहते हैं ना, वही सब सच्चाई है। जो मेहनत करता है वही आगे जाता है। भगवान का गिफ्ट किसी को फायदा नहीं देता। अगर कोई गॉड गिफ्टेड ब्रेन है, वो गॉड गिफ्टेड ब्रेन्स बैठे रह जाते हैं। मैंने बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड देख लिया। मैं नवोदय के जिस बैच में पढ़ता था, मेरे बैच का मैं टॉपर था, आई एम द टॉपर। और जो बहुत लास्ट के बच्चे हैं, तुमने नेट का नाम सुना होगा, जेआरएफ का नाम सुना होगा। देयर Yes, इज वन sir. ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैज क्लियर्ड दिस बोथ, एंड देयर इज वन मी हु पास्ड बीटेक with 63%, just 63%. Okay, and that too in a online degree, almost online degree. ठीक है। So there are differences. Success, मैम क्लास थी मेरी, कुछ अर्जेंट है? ठीक, हाँ। Okay. So the point is, they people didn't stop. I was very good at studies and I got overconfident and all. जैसे ही मैं एनआईटी में गया, वहां पे जाके मेरा आईआईटी भी अगर होता, मेरा मैथ्स बहुत वीक था। वीक क्या था, मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो मेरा एडवांस के अंदर एक पार्ट क्लियर नहीं हुआ, वॉट्स एवर इट वाज। लेकिन मैं इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, वहां पे ना लोग कहते थे कि अब तो लाइफ सेट है, जॉब मिल जाएगी। और जो आदमी मतलब घर से पैसे लेता है, हर महीने खर्चे के लिए लेता है, उसे अगर आप कह रहे हो कि तेरी 1 लाख रुपए की जॉब लगनी है, श्योर है, he'll never study। और यही रियल सिनेरियो था। पीपल यूज्ड टू स्टडी जस्ट बिफोर एग्जाम और इंटरव्यूज, और लोग जॉब्स क्रैक करते थे। मेरे दोस्त खूब, मतलब सबकी, तुम लोग भी जहाँ अच्छी जगह जाओगे तुम लोग देखोगे, अच्छे कॉलेजेस से बड़ी जगह पे जाने में, बड़ी सैलरीज पे जाने में बहुत इजी होता है। आपको एक ही चीज बोलना है, एक तो ठीक है। ये तो देखो, मजाक की बात होती है। आई विल गिव दिस सीरियस सजेशन टू यू, इंप्रूव योर इंग्लिश, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। सिर्फ आपको बहुत ज्यादा ज्ञान होना जरूरी नहीं है, आपको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए द लैंग्वेज टुडे इन इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ कॉर्पोरेट। अगर आपको पैसा कमाना है, जॉब करनी है, तो भी आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। मेरे मार्क्स जो पुअर थे, और मैं इंटरव्यूज में बैठता था बच्चों, तो मतलब इंटरव्यूज नहीं, प्लेसमेंट्स के लिए बैठता था। तो कई जगह के ऊपर ना क्राइटेरिया होता था कि 7 CGPA लेके आओ। 7 CGPA का मतलब 63% होता था, और मेरी 63% 7th और 8th सेमेस्टर के अंदर बहुत ज्यादा नंबर इंक्रीज करके ऑनलाइन सेमेस्टर में, तब जाके मैं 63 पहुंचा हूँ। जब मेरा 7th स्टार्ट हुआ था, तब मैं 59 समथिंग पे था। ठीक है। तो मेरे को जॉब्स में बैठने नहीं देते थे। कोई कोई कंपनी आती थी जो कहती थी कि ठीक है तुम बैठ जाओ, तो सबसे पहले वो लोग एक चीज करते थे, ग्रुप डिस्कशन। मेरा रिकॉर्ड था, मैं कभी ग्रुप डिस्कशन के अंदर से बिना सेलेक्ट हुए नहीं आया। मैं डिसलेक्ट मतलब होता था जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता था, क्योंकि मेरे को थ्योरी का कुछ नहीं आता था। ग्रुप डिस्कशन यानी कम्युनिकेशन, सिर्फ मैं बोलने नहीं देता था किसी को मेरे सामने। सो कम्युनिकेशन अच्छा था मेरा। उसकी वजह से मेरी ये फाइनल जॉब लगी थी, और मेरी फाइनल जॉब कॉलेज में लास्ट बंदा था मैं मेरे बैच का, जिसकी जॉब लगी थी फाइनल पेपर के बीच में, 21 मई। उस टाइम तक जिन लोगों को जॉब चाहिए थी सबकी लग चुकी थी। अदरवाइज जो लोग बचे थे उन्हें जॉब ही नहीं चाहिए थी, उन्हें हायर स्टडीज करने थी। तो द थिंग इज, आप कम्युनिकेशन के ऊपर जरूर फोकस करें, लेकिन हाँ, कोरियन बिल्कुल नहीं सुननी, इंग्लिश। इंग्लिश है, कोरियन का स्टिल ऐसा है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, बहुत बातें हो गई, आज पढ़ाई शुरू करते हैं। लेक्चर संख्या 5, केमिकल इक्विलिब्रियम, लेक्चर 5। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात बता दूं, तुम लोग सारे के सारे मदहोश रहते हो। मैंने क्या पढ़ाया लास्ट टाइम? के सी इक्वल के पी इंटू आर टी की पावर डेल एन जे। कॉपी खोलोगे, मैंने लास्ट में ये लिख दिया है। शुरू में क्या लिखा था? के पी इक्वल के सी डॉट आर टी की पावर डेल एन जे। ठीक है, ऐसा लिखा था। और मैं तुम्हें ये भी बता गया कि डेल एम जी को ना रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेना। पता नहीं क्या मतलब, मैंने ध्यान नहीं दिया डेरिवेशन में, और किसी ने नहीं दिया। उसके बाद मैंने पकड़ा कि मैं क्या बोल के आया।
तो अब देखो उस चीज को करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तुम भी देखना गलत चीज अगर किसी ने कॉपी बनाई होगी तो वो गलत लिख रखा है, ठीक है। और मैंने मैसेज भेज दिया ग्रुप के ऊपर कि अगर किसी को ये मिला है तो पैनिक ना करें। शुरू से करते हैं डेरिवेशन। केपी डेल एनजी का मीनिंग वही रहेगा जो होता है, यानी कि वही रहेगा जो होता है, दैट इज एन फाइनल गैसियस माइनस एन इनिशियल गैसियस, ठीक है जी। चलो केपी इक्वल के सी डॉट आर टी की पावर डेल एन जी, ये डिराइव करना है। ए से ए से बी ले लेता हूं, ठीक है। इसका कैसे लिखूंगा, क्या आएगा, बी की पावर बी डिवाइडेड बाय ए की पावर ए, पी ए बाई आर टी इक्वल एन ए बाई बी। व्हाट इज दिस, दिस इज सर ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ जाती है बच्चों पी ए बाई आर टी, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पी बी बाई आर टी, यहाँ पे रख दो के सी इक्वल पी बी बाई आर टी रेज टू द पावर बी, ओके। दिस डिवाइडेड बाय बच्चों पी ए बाई आर टी रेज टू द पावर ए। आप क्या करो, आर टी को बाहर ले लो दोनों के अंदर से, इसको रीअरेंज करके आप ऐसे लिख सकते हो के सी इक्वल पी बी की पावर बी डिवाइडेड बाय पी ए की पावर ए, इनटू में आर टी की पावर ए जो है वो ऊपर जाएगा और आर टी की पावर बी जो है वो नीचे आएगा, ठीक है। दिस थिंग के सी, ये वाली जो चीज है बच्चों ये के पी लिख रखा है। अगर आपको ए से बी जाने के लिए के पी लिखना हो, ये गैसेज है, तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं के पी इक्वल पी का प्रेशर, बी का प्रेशर और उसकी पावर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय ए का प्रेशर और उसकी पावर कोफिशिएंट। तो ये चीज क्या लिखी हुई है, केपी लिखी हुई है सर, ठीक है जी। ये हो गया केपी। आर टी की पावर बच्चों अगर मैं कहूं ए माइनस बी, ये चीज क्या है, ये है माइनस डेल एन जी। अब क्या करूंगा, इस चीज को घुमा के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, केपी क्या आ जाएगा के सी डिवाइडेड बाय आर टी की पावर माइनस डेल एन जी, ठीक है। इसको ऊपर ले आओ और सही जो आएगा फॉर्मूला वो आ जाएगा के पी इक्वल के सी डॉट आर टी की पावर डेल एन जी, ठीक है जी। पिछली बार के लिए माफी चाहूंगा, पता नहीं कहाँ दिमाग था मेरा और मैंने क्या बता दिया, ठीक है। पता नहीं कैसे हुआ, फॉर्मूला सही था, क्लास जैसे खत्म हुई फिर मैंने रियलाइज किया कि कुछ मिस्टेक हो गई। शीट जो तुमको भेज रखी है वो सही करके भेज रखी है मैंने, रात को उसको मैंने चेंज किया था, मॉडिफाई किया था और फिर सही शीट भेजी। अब किसी को डाउट है, नो सर। अब समझ आ गया। कॉपी देखना तुम्हारी, कॉपी के अंदर क्या लिखी थी, किसी ने कॉपी यस सर। जाके देखी थी, नो सर। सर देखी थी एक्चुअली ना, लास्ट क्लास में ना मैं थोड़ी सी लेट ज्वाइन हुई थी तो फिर वो चीज मेरे को समझ नहीं आई थी। ठीक है, तो मुकुल तुमने देखी थी तो गलती पकड़ी थी, चलो ठीक है, रात गई बात गई सर है। चलो ठीक है, ये चीज करेक्ट कर दी है, कॉपी में भी करेक्ट कर लेना। जो कुछ पढ़ाया था उसके ऊपर ऐसे करके कट मार देना रिलेशन बिटवीन केपी के बारे में, ठीक है। वो गलत था, डेरिवेशन में मिस्टेक थी उसमें, ये डेल एन जी वाला उल्टा सीधा हो गया था। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ये चीज का कल वाला टॉपिक काट देना। और क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर किसी ने भी देखा होता है, किसी ने मेरा मैसेज देखा था ग्रुप पे कि गलती हो गई है, यस सर। देखा था, उसके बाद फिर कोशिश करी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बात खत्म। पिछले वाला काट के ये लिख रहे हैं सर, लाइट साइड लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, ये लीजिए लास्ट स्लाइड नोट कर लीजिए। आज बात करेंगे रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूसी और क्यूपी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, के इक्विलिब्रियम जब हम लिखते हैं, केसी या केपी लिखते हैं तो हम जो वैल्यूज रखते हैं कंसंट्रेशन की या प्रेशर की, वो किस टाइम की होती है, इक्विलिब्रियम के टाइम की होती है, तब हम केसी निकालते हैं। हमें क्या करना है, हम किसी भी टाइम के कंसंट्रेशन और प्रेशर्स को केसी वाले एक्सप्रेशन के अंदर लिखेंगे तो हमारे को क्यू मिल जाएगा, देखते क्या करना है। लेकिन किसी भी टाइम का कंसंट्रेशन जब लिखेंगे तब मिलेगा, जब हमें क्यू मिल जाता तब हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन इस टाइम जिस भी सिचुएशन है उससे इक्विलिब्रियम जाने के लिए फॉरवर्ड जाएगी या फिर बैकवर्ड आएगी, क्यों लिख के हमें ये चीज पता चलती है। चलिए शैली जी हो गया सर। ओके। चलिए रिएक्शन कोएफिशिएंट की बात करते हैं, पढ़ाऊंगा मैं क्यूसी से,
कुछ नहीं करना, जैसे केसी के अंदर जहां पे कंसंट्रेशन थी वहां पे प्रेशर लिख दो, रिएक्शन क्वोशिएंट। ऐसे ही यहाँ पे क्यूपी के केस के अंदर हम लोग प्रेशर लिख देंगे। देखिए क्यूसी क्या होएगा, मेरा एक रिएक्शन है ए प्लस बी से सी प्लस डी तक, ठीक है। इसका क्यूसी क्या लिख देंगे बच्चों, डी का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर डी, उसके बाद सी का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर सी डिवाइडेड बाय ए का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ए, उसके बाद बच्चों बी का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ए। ओके, उसके बाद अगर क्यूपी लिखना हो तो क्या करो, सीधे सीधे पी डी की पावर डी, सी पी सी की पावर सी, ए पी ए की पावर ए और पी बी की पावर बी, ये क्यूपी हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, तुम कहोगे सर ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम दिख रही है केसी और केपी जैसे, डिफरेंस बिटवीन केसी एंड क्यूसी, द कंसंट्रेशंस in Kc expression are the values at the time of equilibrium. While at the while in QC you can write concentrations of any time, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, कुछ नहीं करना, इक्विलिब्रियम के टाइम पे केसी लिख सकते हो, किसी अदर टाइम के ऊपर क्यूसी लिख सकते हो। चलिए मैं कहता हूं क्यूसी की वैल्यू, अगर देखिए कुछ वैल्यूज रख लेते हैं, केसी जो है मेरा 50 है, ठीक है, केसी 50 है, और मेरा क्यूसी कैसे लिखा हुआ है, अब इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूँ, मतलब सिर्फ एक रिएक्टेंट ले रहा हूँ, रिएक्शन चेंज कर देता हूँ, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट, ताकि हमें समझ में आ जाए। बी ये चीज बनी। बच्चों क्या करोगे, इसका क्यूसी लिखोगे बी की पावर बी अपॉन ए की पावर ए। मैं कहता हूं ये जो ओवरऑल वैल्यू आ रही है ये 40 है, ठीक है। केसी क्या होता, केसी होता बी इक्विलिब्रियम की पावर पी, ए इक्विलिब्रियम की पावर ए, ठीक है। इसकी वैल्यू बच्चों मैं कहता हूं क्यूसी की एट एनी टाइम वैल्यू इज 40, एट दिस टाइम QC is less than KC, which is very clear। मैंने कहा KC जो है 50 है और QC की वैल्यू मैंने कहा जिस टाइम के लिए मैं लिख रहा हूँ उस टाइम 40 है। मुझे ये बताओ बच्चों, KC की तरफ जाने के लिए हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा, इक्विलिब्रियम पे जाने के लिए? थोड़ा सा शांति से सोचना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, F और B ऑप्शन। फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है जी। बाकी लोग बताइए। फॉरवर्ड भी हो जाएगा। बताएंगे, वो तो बताएंगे ऑब्वियसली। पहले तुम लोग सोचो कि अगर मेरे को मेरी वैल्यू क्यूसी की इक्विलिब्रियम के बराबर लानी तो मैं बी को इंक्रीज करूंगा कि डिक्रीज करूंगा? सर फॉरवर्ड ही जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। चलो सब लोग अगर फॉरवर्ड के पक्ष में, बट एक बात बताओ, अगर मेरी वैल्यू 40 है और 40 से मुझे इसकी वैल्यू 50 करनी, क्योंकि 50 के टाइम पे ही तो सर इक्विलिब्रियम मिल रहा होगा। केसी क्या है, केसी सर वो कॉम्बिनेशन है ए और बी के कंसेंट्रेशंस का जिस टाइम के ऊपर इक्विलिब्रियम आ जाए। तो सर अगर हमें इक्विलिब्रियम पे जाना है तो ये वैल्यू जो क्यूसी की 40 है इसको 50 पहुंचाना पड़ेगा। सर इसकी वैल्यू को 50 पहुंचाने के दो तरीके हैं, या तो सर बी इंक्रीज हो जाए या फिर सर ए डिक्रीज हो जाए, या फिर सर दोनों चीजें एक साथ हो जाए, बी इंक्रीज एंड ए डिक्रीज। ऐसा कौन सी डायरेक्शन में होगा बच्चों? बी इंक्रीज यानी प्रोडक्ट बढ़ रहा हो। सर फॉरवर्ड में जाएंगे तभी मेरा प्रोडक्ट बढ़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जब होगा तभी ऐसा होगा बच्चों। बोलो, सिंपल सा मैथ है। अगर क्यूसी की वैल्यू बढ़ानी है तो बी की वैल्यू बढ़ाओ। इसके अंदर जो छोटा बी और छोटे हैं वो तो कांस्टेंट्स हैं, उनके अंदर आप कोई चेंज कर नहीं सकते, वो तो कोफिशिएंट्स है। यानी कि आप कंसंट्रेशन के अंदर ही वेरिएशन ला सकते हो। वो वेरिएशन कैसे आएगा? बी प्रोडक्ट अगर आपका बढ़ जाए तो आप 40 से ज्यादा वैल्यू मिलेगी, और अगर आपका ए घट जाए तो भी आपको 40 से ज्यादा वैल्यू मिलेगी। दोनों बी बढ़ने लगे और ए घटने लगे तो आपकी वैल्यू और जल्दी केसी के नजदीक पहुंच जाएगी। क्लियर?
यस और Yes, नो? sir. ठीक है जी, Sir. ओके। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा समरी इसके लिए। अब लॉजिक तुमको समझ आ गया, तुम बाकी चीजें भी, अभी 2-3 चीजें लिखूंगा, 3 चीजें लिखनी मुझे। क्यूसी की वैल्यू बच्चों अगर केसी के कम होगी तो मेरा रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्यूसी मोर देन केसी, रिएक्शन जाएगी बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड। तुम चाहो तो इनको चेक कर सकते हो इसी वाले लॉजिक को अप्लाई करके, ठीक है जी। यदि क्यूसी केसी के बराबर होगा, रिएक्शन इज एट Equilibrium. बिल्कुल, ठीक है, सबको ये बात क्लियर है, इक्विलिब्रियम क्यूसी हो गया। बस इतना से क्यूसी का सेम लॉजिक अप्लाई ऑन क्यूपी, दैट इज क्यूपी लेस देन केपी फॉरवर्ड, QP more than KP, this will go backward, okay, and QP equals KC, the reaction will be at equilibrium, ठीक है, ओके। तो ये बात QP क्लियर equals to KP या फिर KC? अरे सॉरी हाँ, KP पकड़ लिया करो भाई, तुम ऐसे मिस्टेक हो जाए, ठीक, KP बिल्कुल। चलिए, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, इतनी सी बातें हो गई। इसके अलावा Yes, sir. हाँ, ठीक है, अब देखो क्या बचता है, एक बचता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस जीनस इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये पूरे के पूरे चैप्टर से अलग कहानी है। एक चीज बचती है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। ये दो अभी नहीं करा रहा, ठीक है, मैं भी कल कराऊंगा। आयनिक जब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या शुरू कर रहे हैं, आयनिक। तो आयनिक से पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा यूज होने। केमिकल का काम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बिना चल भी जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन आयनिक का बिल्कुल नहीं चल रहा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से हम लोग आयनिक शुरू, क्या आयोनिक तो इक्विलिब्रियम इसी चैप्टर में है। हाँ, इक्विलिब्रियम के दो पार्ट होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, और ओके एनसीईआरटी सर। में एक ही चैप्टर है इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहले सर प्लान था, सर हाँ आप तो पहले कह रहे थे कि आप रिडॉक्स रिडॉक्स कराओगे। पढ़ाएंगे, मैं यही बोल रहा था, पहले प्लान था कि पहले रिडॉक्स पे जाएंगे, बट एज पर द चेंज इन प्लान्स वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि भैया आयनिक पढ़ के आ जाना मंडे को। मैं बोला ठीक है, संडे बीच में पढ़ दूंगा। चलो जी, तो हेट्रोजीनस, जो भी हेट्रोजीनस और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, या आयनिक से पहले अभी देख लेंगे, टाइम बचेगा तो। लेकिन एक जो है केमिकल के साथ में ली चैटलियर प्रिंसिपल खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये केमिकल के साथ ही खत्म होना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल के लॉजिक्स है, ठीक है जी। ली चैटलियर प्रिंसिपल बच्चों क्या होगा, मैंने आपको अब क्यूसी और केसी क्लियर किया, ठीक है, ओके। आप एक रिएक्शन में गए, ठीक है, आपने उसके अंदर ऐसे करके चेक किया कि भाई क्या हाल चाल है, ऐसे करके ऐसे इसके अंदर चेक किया, ऐसे आपने कहा कि क्यूसी जो है ना मोर देन केसी है, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। आपने कहा कि क्यूसी जो है लेस देन केसी है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, ठीक है। ये दोनों बातें क्लियर है। हो सकता है क्यूसी केसी के बराबर हो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ये हमने पढ़ लिया। अब आपने क्या किया, आप गए, आपने देखा कि ये बीकर है, बीकर है, इसके अंदर फिर से आप गए, आपको अब की बार क्या मिला, आपने देखा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम चल रहा है, इक्विलिब्रियम। आपको कहा कि ये बात मुझे नहीं सुहाती, इक्विलिब्रियम है, ये बात मुझे नहीं सुहाती कि इक्विलिब्रियम है, यानी कि सुहाती की क्यूसी इक्वल केसी है, एंड रिएक्शन इज गोइंग इन नो डायरेक्शन। तो आपने कहा मैं इस इक्विलिब्रियम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा या डिस्टर्ब कर दूंगा, ठीक है, यू डिसाइड टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अच्छा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना है तो उसके दो तरीके हैं, ठीक है, इसको डिस्टर्ब करने के दो तरीके हैं, चेंज द क्यूसी, चेंज द केसी। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्यूसी और केसी
अनइक्वल हो जाए, जैसे ही अनइक्वल होंगे आपका रिएक्शन फिर से किसी डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। सर पक्की बात। तो अगर अभी मेरा क्यूसी और केसी बराबर है और उसको मुझे इस सिचुएशन में ले जाना है, तो या तो मैं क्यूसी को बदल दूं या मैं केसी को बदल दूं। हो सकता है किसी सिनेरियो के अंदर आप दोनों को बदल दें, ठीक है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन है, हम दोनों के बारे में अलग अलग बात कर लेंगे, फिर दोनों कंबाइन करके डील करना बड़ा इजी है, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन केसी की। इसको ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ। चेंज इन केसी जो है, चेंज इन केसी कैसे हो सकता है, सब लोग बताएंगे। चेंज इन केसी, चेंज इन केसी हाउ, कैसे केसी को वेरी कर सकते हो बच्चों आप? सर रिएक्टेंस बढ़ा के, क्या बढ़ा के? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स बढ़ा के, ठीक है। शैली आप बोलिए। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। कोई और विचार? सर प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाकर। ठीक है, ओके। कुछ लोगों ने कहा कि सर आप ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को वेरी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इससे तो बच्चों आपने क्यूसी को चेंज कर दिया। केसी इज अ कांस्टेंट, वो इस रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। केसी कांस्टेंट क्या कहता है कि इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का एक गिवन रेशियो होना चाहिए, उस रेशियो के बराबर में हो, उनके कोफिशिएंट्स का व्हाटएवर एक रेशियो होना चाहिए, उसके बराबर में हो। अगर ऐसा होगा तो मेरा इक्विलिब्रियम होगा, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। कहता केसी कहता है कि अगर तुमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बदले तो तुमने तो अपने रिएक्शन के हालात बदल लिए, मैं थोड़ी बदला हूं, मैं तो केसी हूं, मेरी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। तुमने क्यूसी इक्वल केसी के अंदर क्यूसी चेंज कर लिया। बोलो भाई, काफी शैली, दोनों बच्चे बताएंगे सही बात की गलत बात। यस सर। आपने क्यूसी चेंज किया, तन्वी बेटा समझ में आता है कि आप ये चेंज करके क्यूसी चेंज कर रहे हैं। ओके, तुमने तो प्रेशर और टेम्परेचर बोला था। लगा देंगे, क्या? कैटालिस्ट लगा देंगे रिएक्शन में। कैटलिस्ट, अच्छा मैंने कहीं पे ये बात लिखी है, पता नहीं लिखी नहीं लिखी, नोट डाल के लिख लो। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इन अ रिएक्शन। A catalyst cannot bring any change in the values of concentrations or pressures at the time of equilibrium. एक कैटलिस्ट जो होता है वो कभी भी इक्विलिब्रियम के जो कंसंट्रेशंस हैं उनको वेरी नहीं कर सकता, ठीक है। इट ओनली पास्ट टेंस यानी जल्दी कर देता है द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। कैटलिस्ट कभी भी आपकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर सकता कि जी, कैटलिस्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा इस मामले में। अच्छा जी, मैंने बोला था कहीं पे कि हमारा केसी जो है इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, इट इज अ फंक्शन ओनली ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका आंसर है बच्चों बाय चेंजिंग टेम्परेचर, नॉट बाय चेंजिंग प्रेशर, नॉट बाय पुटिंग अ कैटलिस्ट, नॉट बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन, बाय चेंजिंग बच्चों टेम्परेचर। बिल्कुल, सिर्फ एक ही तरीके से मेरा केसी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया केसी कैसे चेंज होएगा, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा घटेगा। आपको एक इक्वेशन बताई थी ln(k2 / k1) इक्वल क्या थी इक्वेशन, del h बाई आर, याद ही आ गई, पन्ने तो पलटे थे मैंने, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज करके आप निकाल सकते। अब इस इक्वेशन के अंदर कोई फिक्स रिजल्ट नहीं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के ऊपर केसी इंक्रीज होएगा कि डिक्रीज होएगा, क्योंकि इसके अंदर एक और फैक्टर है डेल एच, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यानी रिएक्शन एक्सो है कि एंडो है, ये भी इस बात को इफेक्ट करेगा कि आपके टेम्परेचर इंक्रीज के ऊपर केसी बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले के लिए अलग अलग केसेस नहीं बना रहे, कभी आपको अड़ी हाथ पड़ जाए तो ये फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख के दे रहा हूँ कि किस तरीके से वेरी करता है, आप इसको यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बार यूज करके दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसके 5-6 केस नहीं बनाने वाला मैं, नो यूज, क्योंकि तुम केस रट के तो जाने नहीं वाले और जाओगे तो बिना बात के
वो मेमोरी ही वेस्ट करने वाला आपकी, मेमोरी ऑक्यूपाई करने वाला आपकी। जरूरी थोड़ी है कि आपका क्वेश्चन इसी पे है। पहले ही ये जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते केमिकल के अंदर से, आयनिक में से आते क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम में। उसके अंदर भी यदि आप एक पेज के केसेस रट के जाओगे तो कोई फायदा नहीं। चलिए K2 क्या है? K2 है, नोट लिख दिया था, ठीक है। K2 इक्वल फाइनल केसेस, K1 इक्वल इनिशियल केसेस। बोलो टेम्परेचर बढ़ाना है घटाना है? बोलिए। सर इंक्रीज। इंक्रीज का केस पढ़े, केस, ओके। टेम्परेचर इंक्रीज, बोलो रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है? सर एक्सो। एक्सो। ओके, तो अब क्या करेंगे? एक्सो का मतलब डेल एच कैसा होगा? नेगेटिव होगा सर। सिस्टम से हीट बाहर जा रही होगी, एक माइनस तो ये मिलेगा मुझे, उसके बाद आर तो है कांस्टेंट, 1/T1, ठीक है। यानी कि T2 ज्यादा होगा सर, T2 ज्यादा होगा तो 1/T2 जो है, 1/T2 की वैल्यू 1/T1 से कम होगी सर। ये वाली टर्म जो है पॉजिटिव होगी। ओवरऑल ये साइड वाली टर्म कैसी आ गई? ये आई बच्चों हमारी नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव आई, यानी ln K2/K1 की वैल्यू जो है बच्चों नेगेटिव आ रही होगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इस केस के अंदर जो है हमारा एक्सो, अब मैथ लगाना पड़ेगा ना, ln K2/K1 यदि नेगेटिव है तो बताओ K2/K1 मोर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? पढ़ा है ln? सर लेस देन 1। लेस देन 1 होगा, सीधी बात है। K2 इज लेस देन 1। K2 अगर K2/K1 is less than 1, then K2 is less than K1. Kc increases or decreases? बताओ। हाँ जी, डिक्रीजेस, ठीक है। ऐसे करके आप लोग हमेशा फाइंड कर लेंगे कि क्या करना है। हालांकि इस सब रायते का कोई फायदा नहीं है। टेम्परेचर जब चेंज होगा तब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड आएगी, वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। मतलब अभी समरी फॉर्म पढ़ेंगे हम, 3 तरीके के इफेक्ट पढ़ते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट, प्रेशर इफेक्ट और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। तो इसके अंदर कोई ऐसे केस वेस बना के लिखने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को रख लो, सिंपल सा मैथ लगाना है, ये फॉर्मूला याद रखना बस। कॉपी के अंदर केस वेस मत भरना, कुछ काम नहीं आना है। रिएक्शन एक्सो क्यों है? क्या रिएक्शन एक्सो क्यों है? अज्यूम किया था मैंने? पूछा था ना कि किस केस के लिए फाइंड आउट करें। देखो यहाँ पे ये अजम्पशन था, मैंने पूछा था, शायद काफी ने कहा था सर टेम्परेचर इंक्रीज के लिए चाहिए मेरे को। अजम्पशन, टेम्परेचर इंक्रीज के लिए हमने निकाल लिया था कि केसी बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। ली चैटलियर में क्वेश्चन केसी वगैरह बढ़ने घटने पे नहीं आता। यहाँ पे क्वेश्चन एक बहुत सिंपल सा आता है कि जैसे ही आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया तो आपकी रिएक्शन इंस्टेंटली फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड आएगी। ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है जी, ओके, ठीक है। ये एक बात हो गई। चलिए बी क्या हो सकता है बच्चों? चेंज इन क्यूसी। ये किससे आता है? ये आ सकता है बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे अगर आप केपी के लिए लिखोगे तो आप केपी चेंज कर सकते हो टेम्परेचर चेंज करके, और आप क्यूपी चेंज कर सकते हो प्रेशर चेंज करके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि क्या चेंज करने से क्या होता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें यही बताता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल इज ए शॉर्टकट। अगर आप सारी की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, प्रेशर बढ़ा तो क्यूसी घटेगा, ऑल दैट मेहनत करोगे तो फिर आपको ली चैटलियर की भी जरूरत नहीं है। ली चैटलियर क्या कहता है? ली चैटलियर का स्टेटमेंट देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है बच्चों, ली चैटलियर प्रिंसिपल, दिस सेज अपॉन डिस्टर्बेंस इन इक्विलिब्रियम, अपॉन डिस्टर्बेंस
in equilibrium, the reaction moves in a direction such that it can nullify the change brought by us. ठीक है, इस बारी वर्गम से टर्म को मतलब हिंदी में देखेंगे, ये ऐसा कहता है कि आपका रिएक्शन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे था, आपने कुछ तो चेंज लाए होगे, किसी चीज का चेंज लेके आए, जैसे टेम्परेचर का, प्रेशर का या कंसंट्रेशन, आप जो भी चेंज लेके आए उस चेंज के लिए ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलेगा कि ये आपके चेंज को नलीफाई कर दे। एक एग्जांपल लेते हैं, यानी कि वो जो आप चेंज लेके आए वो चेंज अब खत्म हो जाए, ठीक है, वो चेंज खत्म कर देना है कि वापिस से पहले जैसी सिचुएशन आए इस डायरेक्शन में चलता है। क्या वो वही सिचुएशन ले आएगा? दैट इज नॉट एट ऑल क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नहीं क्या एज इट इज वही स्टेट आ जाएगी कि नहीं, लेकिन ये चलेगा उस डायरेक्शन में, ये उस डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन से उस चेंज को नलीफाई करा जा सके। सो लीच एट लियर इज ए जुगाड़ टू नो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मेरा क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, माय क्वेश्चन इज इफ ए रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, एंड द टेम्परेचर is increased, the reaction will go in A backward direction, B, आराम से सोचना, लॉजिक लगाना कि क्या चेंज आया इसके आसपास, उस चेंज को नलीफाई कैसे कर सकते हैं, नन ऑफ दिस, ठीक है। हिंट दे रहा हूं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो बच्चों तो आपके आसपास गर्मी हो जाएगी, ठीक है, सिंपल शब्दों में देखो, आसपास गर्मी हो जाएगी। मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है तो वो हीट रिलीज करता है, अगर बैकवर्ड में चलेगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। मेरे आसपास क्या हो गई है? गर्मी, उस गर्मी को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो बताओ किस डायरेक्शन में चल के ये हीट को एब्जॉर्ब कर पाएगा? बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड। बिल्कुल, नेहा का भी आंसर बैकवर्ड, ठीक है। और बोलो भाई, बाकी लोग भी लॉजिक लगाओ। सर बैकवर्ड। बैकवर्ड, ठीक है जी, ये वाली जो है वैल्यू आपकी बैकवर्ड जानी चाहिए, आंसर तो सही है। अब सॉल्यूशन पे चर्चा करते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है बच्चों, द सॉल्यूशन गोज लाइक, आप ना जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो आप ये लिखो, आपको रिएक्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बारे में लिखो। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो फॉरवर्ड जाने पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट रिलीजेस हीट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख लो, इट रिलीजेस हीट। बच्चों बैकवर्ड जाने पे इट एब्जॉर्ब्स हीट, बिल्कुल। फिर लिखो चेंज का नाम, चेंज क्या होगा? चेंज टेम्परेचर इंक्रीज, इसका असर गर्मी हो गई, गर्मी बढ़ गई है, गर्मी बढ़ गई है। हाउ टू नलीफाई? इंक्रीज इन गर्मी, स्टेप बाय स्टेप लिखो। चेंज, हाउ टू नलीफाई? बाय एब्जॉर्बिंग हीट, सिंपल सी बात, हीट कब एब्जॉर्ब होगी? जब बैकवर्ड डायरेक्शन में दिख रहे हैं। आपका आंसर आ गया ए, ठीक है जी। ऐसे आप ये लॉजिक लगा के आंसर निकालेंगे। जब ये आंसर निकाल लेंगे तो लॉजिक निकालना तो मैंने आपको सिखाई दिया, एक समरी में लिख भी देता हूँ कि क्या होगा। ये मैंने एक्सो के लिए बताया, समरी कहती है, आप लोग आराम से बैठे इसके चेक करें। समरी कहती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन टेम्परेचर इंक्रीज, बैकवर्ड जाएगा। एंडोथर्मिक, टेम्परेचर इंक्रीज पे फॉरवर्ड जाएगा,
ठीक है, इसको आप XTB और NTF ऐसे करके याद रख लो। बाकी चीजें आप इससे उल्टा करके निकाल सकते हो। एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज के लिए XTI भी लिखो फिर तो, ताकि याद रहे। ये शॉर्टकट है, याद रखने के लिए कुछ भी बना लो, ऐसा नहीं है कि मैंने बचपन से ऐसे बना रखा है। XTIB NTIF, ठीक है, ओके। XT इंक्रीज और B, इस चीज से आप इस टेबल को क्रिएट कर लोगे। ठीक है, कि एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बैकवर्ड जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा और एक्सोथर्मिक है, आप कहोगे बैकवर्ड वाले को फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, ऐसे करके आप आंसर बता सकते हो। ये समरी हो गई आपके लिए। ठीक है, अब आप चाहे हर बार लॉजिक लगाओ, ये टेबल क्रिएट करो, आप लोगों की इच्छा है। ठीक है जी, किसी को डाउट है इस बारे में तो बता सकते हैं। नो सर। ओके, तो बच्चों ये जो फर्स्ट मेरा था लीचेट-लिस्ट प्रिंसिपल के अंदर द ए वाज, या फर्स्ट कह लो, टेम्परेचर इफेक्ट था। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है रिएक्शन की डायरेक्शन पे। चलिए, इसके बाद क्या आएगा, प्रेशर इफेक्ट। प्रेशर इफेक्ट, चलिए, आपने कंटेनर लिया, उसके अंदर ए प्लस बी से सी बन रहा है। ठीक है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, आपने कहा कि प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, रिएक्शन बताओ, फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो सर नलीफाई करने का लिंक तो दो। नलीफाई करने का लिंक बच्चों ऐसा है कि वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट, आपने प्रेशर इंक्रीज किया, अगर आप प्रेशर इंक्रीज के साथ वॉल्यूम ही बढ़ा दोगे तो फिर, सॉरी, वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो फिर वो अपने आप प्रेशर को नलीफाई कर लेगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट है कि हमने साथ साथ वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तभी हम प्रेशर को बढ़ा पाएंगे। ठीक है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, उतना ही मेरा कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर सोच के देखो, प्रेशर बढ़ गया तो ये रिएक्शन क्या चाहेगा कि यार प्रेशर ना थोड़ा कम होना चाहिए। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, क्योंकि मैंने V इक्वल कांस्टेंट बोल दिया, टेम्परेचर भी से कांस्टेंट है और चीजें चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, प्रेशर को देखो, रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है और वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, ये जुगाड़ है सिर्फ। तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट मान लेना। सिंपल नलीफाई के लिए क्या सोचोगे कि प्रेशर का रिलेशन यहाँ पे प्रेशर वर्सेस मोल्स से है। आपको प्रेशर बढ़ गया है, इस चीज को नलीफाई करना है, तो आप रिएक्शन को उस तरफ ले जाओगे जहां पे मोल्स घटने लग जाए। ठीक है, मैं लिख देता हूं इस रिएक्शन का डेल Mg पॉजिटिव है। ठीक है, तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है, हाँ अब आ गई। ठीक है, आप रिएक्शन डायरेक्शन में ले, रिएक्शन को किस डायरेक्शन में, हाँ अब आ रही है बात, रिएक्शन को किस डायरेक्शन में ले जाए कि प्रेशर इंक्रीज का जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाए। बैकवर्ड। बैकवर्ड, मैंने लिखा फॉर डेल Mg, हाँ फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। चलिए, अगर तन्वी जो कह रही है वो करके देखते हैं। मैंने कहा बेटा कि डेल Mg पॉजिटिव है। डेल Mg पॉजिटिव होने का मतलब है इधर आप A प्लस डी मोल इज लेस देन C, यही मतलब है डेल Mg पॉजिटिव का। ठीक है, N फाइनल माइनस N इनिशियल आपके पॉजिटिव है, इसका मतलब C जो है A प्लस बी से बड़ा है। बेटा एक बात बताओ, अगर आपका कंटेनर है उसके अंदर प्रेशर बढ़ गया, आप क्या करते हो, आप यहाँ पे अपने डायरेक्शन को फॉरवर्ड में ले जाते हो। आप एक बात बताओ, C अगर बड़ा है A प्लस बी से, क्या इसका ये मतलब नहीं है अगर A प्लस बी की वैल्यू मान लूं 2 मोल और C की वैल्यू मान लूं 5 मोल, इसका ये मतलब है कि आपके रिएक्शन साइड से 2 मोल खर्च होंगे और आपके प्रोडक्ट साइड पे 5 मोल बन जाएंगे। बेटा इसके अंदर अगर और मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, बताओ प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा। सर बढ़ेगा। तो हमें क्या करना था, मैम कम। सर बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। ठीक है, अंकिता ने, और हमें कम करना था तो हमें किस साइड जाना पड़ेगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड।
बैकवर्ड। सर बैकवर्ड। ये लॉजिक हो गया। अब शॉर्टकट ले लो। शॉर्टकट जो है, शॉर्टकट इसका समरी है, समरी। ठीक है, राइट वॉट एवर यू वांट टू राइट। इसकी थ्योरी में मैं बार बार ये केसेस 50 केस नहीं बनाना चाहता, कि कितने भी केस बन सकते हैं, उससे थ्योरी में कॉपी भरेगी और दिमाग की मेमोरी। ऑन इंक्रीज इन प्रेशर रिएक्शन गोज टू द डायरेक्शन ऑफ वेयर, डिक्रीजिंग मोड। हाँ, वेयर देयर इज डिक्रीज, वेयर द Ng is less, सीधी सी बात है। एंड वाइस वर्सा, इसके आगे वाइस वर्सा लिख लो, एंड वाइस वर्सा। अगर प्रेशर को आप डिक्रीज करोगे तो ज्यादा मोल की तरफ जाएगा हमारा रिएक्शन। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस डू अ क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों चीजें पढ़ ली, एक लॉजिक देता हूँ। ठीक है, पता नहीं उठाया तो मैंने इंटरनेट से था, अभी स्टेटमेंट एग्जैक्टली याद नहीं है। इन अ रिएक्शन, in a reaction there is a equilibrium set up between solid and liquid form of the substance. What is it? It is a physical equilibrium, yes or no? Yes, sir. ठीक है, if you add heat, options हैं, A solid decreases, B solid increases, sorry, liquid decreases, the C option there was temperature increases। अब आप तुम कंफ्यूज हो जाओगे, टेम्परेचर डिक्रीजेस। चलिए सर बताइए क्या। सॉलिड डिक्रीजेस। ओके, ठीक है, सर ए। ए। शैली बेटा समझा दूंगा, नो इशू। ए मतलब क्लास खत्म करते हैं, उसके बाद प्रेशर इफेक्ट समझा दूंगा। ठीक है, 5 मिनट रुक जाना, क्लास तो है नहीं आज, प्रेशर इफेक्ट समझा दूंगा। ओके चलिए सर। ए, ए ठीक है, ए हो सर जाएगा। सी। सी, सर किसने बोला ए सी? और सी में कंफ्यूजन है। वो तो है ही, इसीलिए दिया गया ऑप्शन। सी किसने बोला है? सर मैंने। ठीक है, अब मैं एक बात बताऊं, टेम्परेचर इंक्रीजेज, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सॉलिड डिक्रीज हो जाएगा। एग्जैक्टली, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन खत्म होता है। बिल्कुल, टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगी, आप हीट दोगे तो, लेकिन रिएक्शन क्या करेगा? उसको नलीफाई करने जाएगा। नलीफाई कैसे करेगा? सॉलिड डिक्रीजेस से करता है, स्टेप बाय स्टेप में लिख के दिखाऊं। ठीक है, नया समझ में आया बेटा? यस सर। ये टेम्परेचर इंक्रीजेस इसीलिए दे रखा है कि तुम ये चेक ना करो कि सॉलिड का अमाउंट बढ़ेगा घटेगा, सीधा देखो। अब पेपर के अंदर क्या करेंगे, इसी को ए ऑप्शन पे दे देंगे, खेला खत्म। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गोस लाइक, देखिए आपको बोल रखा है सॉलिड और लिक्विड का इक्विलिब्रियम। बोलो लिक्विड से सॉलिड करके देखो या सॉलिड से लिक्विड, एक साइड से चेक करें। सर बस 1 मिनट बचा है, 1 मिनट बचा है, फुटबॉल का मैच थोड़ी है कि खत्म ही करना है गोल करके। टेंशन मतलब हो जाएगा, कहोगे तो और पढ़ा दूंगा, वरना हमारे पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि शफलिंग हो रही मेरे को 5 ही लेक्चर में खत्म करना है। आइनिक को थोड़ा सा तेज कर लें, कम तेज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, कौन से साइड से इसको सॉल्व करें? सर क्या? देखो मैंने तो इतना लिखा कि सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में, उसके लिए जो है रिएक्शन आप ये वाली भी लिख सकते हो कि सॉलिड से लिक्विड, या फिर ये वाली भी लिख सकते हो लिक्विड से सॉलिड। ठीक है, अगर मान लो आपका हीट चेंज के लिए जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था इस केस के अंदर फॉरवर्ड, तो आप इससे सॉल्व करोगे तो आपको बैकवर्ड का आंसर मिल जाएगा। ओवरऑल जो आंसर मिलेगा, अगर आपका रिएक्शन ये आना है फॉरवर्ड का, तो इसका मतलब लिक्विड इंक्रीजेज आंसर आना चाहिए। इस वाले से जब आप निकालोगे तो बैकवर्ड में चल के भी आपको लिक्विड इंक्रीजेज आंसर मिल जाएगा।
तो मैं बता रहा हूँ किससे आपको चेक करना है, एक से मैं करूंगा, एक से आप कर लेना, आंसर सेम आएगा। बोलो, जो भी कोई सबसे पहले बोल देगा। सर सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड, चलिए सॉलिड टू लिक्विड। व्हेन a reaction goes from solid to liquid, it is endothermic for sure. सॉलिड टू लिक्विड यस सर। एंडोथर्मिक होगा, ठीक है जी। एंडोथर्मिक क्या करता है, व्हेन इट गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इट एब्जॉर्ब्स इट, सही बात, ये लो, एब्जॉर्ब्स हीट। उसके बाद बैकवर्ड डायरेक्शन रिलीजेस हीट। हमारे केस के अंदर क्या हुआ, हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसको नलीफाई करने के लिए सर गर्मी बढ़ी होगी, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब हीट करेगा। सर इस केस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, सर फॉरवर्ड में जाएगा तो लिक्विड विल इंक्रीज, लिक्विड विल इंक्रीज एंड सर सॉलिड विल डिक्रीज। बोलो भाई क्या आंसर समझ में आया, फर्स्ट आएगा। यस सर समझ आ गया। ठीक है, चलो बोलो, एक इसका पार्ट बचता है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, करना है। यस सर। हाँ यस सर। ओके, किसी ने कुछ और भी बोला है, किसी ने कुछ और बोला, दोनों आएगा कुछ ऐसा। हाँ जी शैली बोलो। ए एंड बी दोनों आंसर होगा ना? नहीं लिक्विड डिक्रीजेस लिखा ना मैं उसमें, यहाँ पे देखो लिक्विड इंक्रीजेस, मैं गलती से लिख रहा था वहां पे लिक्विड इंक्रीजेस कुछ ऐसा, लिक्विड इंक्रीजेस इधर, तो बी नहीं आएगा, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, देखो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस 5 मिनट का भी नहीं है, अभी लिख देता हूँ। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस यूजेस नो लॉजिक, इधर सिर्फ रट्टा कार्यकर, मैंने भी लिख रखा है, डेरिवेशन है इसका बहुत भारी, कहोगे तो फोटो खींच के भेज दूंगा, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो डेरिवेशन करने का। सी इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। आप जैसे ही एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करो, पहली बात तो इनर्ट गैस क्या है, क्या सर इसका मतलब है कि हमें नोबल गैसेज डालनी है, नोबल गैसेज इनर्ट गैस होते हैं ऐसा सुना सर, नहीं। इनर्ट का मतलब होता है जो कोई रिएक्शन ना करे, तो आपकी अगर रिएक्शन चल रही है बीकर के अंदर ए बी और सी के बीच में, ए प्लस बी बी सी सी बनाते हैं, तो आपको ऐसी कोई भी एफ डाल दो जो ए बी और सी से रिएक्ट ना करे बस, तो वो उस सिस्टम के लिए इनर्ट गैस होती है, ठीक है सर। इनर्ट गैस का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, अ गैस विच इज अनरिएक्टिव, ए गैस विच इज unreactive with all the reactants and products, ठीक है। जैसे ही आप किसी सिस्टम के अंदर ऐसा करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, आप दो तरीके से इनर्ट गैस के एडिशन कर सकते हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी आप अपने कंटेनर का वॉल्यूम चेंज ना करें, ठीक है। ओके, इस केस के अंदर इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम इज नॉट डिस्टर्ब। तुम कहोगे कि सर इस कंटेनर के अंदर मोल्स बढ़ गए, मोल्स एन बढ़ गए, तो प्रेशर सर इंक्रीज होना चाहिए, केपी में चेंज आएगा, मतलब प्रेशर ओवरऑल प्रेशर विल इंक्रीज, प्रेशर विल इंक्रीज। लेकिन जो हमारा केपी है ना, केपी के अंदर सी पीसी पीबी और पीए ये लोग आता है, ठीक है। आपका प्रेशर ओवरऑल जरूर इंक्रीज होगा, लेकिन ये पीसी पीबी और पीए कुछ इस तरीके से एडजस्ट होंगे कि हमारे केपी की वैल्यू, मतलब क्यूपी लिखो, क्यूपी, केपी तो फिक्स रहेगा उसको तो कोई फर्क पड़ना नहीं, क्यूपी जो होएगा वो ये है, ये इस तरीके से एडजस्ट होएंगे कि क्यूपी केपी के बराबर ही रहेगा, रिएक्शन हिलेगी नहीं। सर जो रिएक्ट ना करे, बिल्कुल नहीं, यानी सही बता, जो रिएक्ट ना करे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का जो केस होता है उसके अंदर ये सारी की सारी प्रेशर बिल्कुल इंक्रीज होता है। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर मोल्स बढ़ा दोगे किसी कंटेनर के अंदर तो प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन वो टोटल प्रेशर इंक्रीज होगा, इनके बीच का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगा, इस तरीके से चेंज होता है कि आपके क्यूपी की वैल्यू केपी के बराबर ही रहती है, यानी जो भी आपका इस एक्सप्रेशन का आंसर आ रहा था वो एज इट इज सेम रहेगा,
ये इस तरीके से एडजस्ट होंगे। हो सकता है आपका पी इंक्रीज कर रहा हो तो पीबी भी इंक्रीज कर दे, सीधी बात है सर। ओवरऑल मोल्स इंक्रीज किए, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, तो सर हो सकता है आपका जो है केपी एज इट इज रखने के लिए सर पीसी बढ़ेगा, तो ये लोग भी बढ़ जाएंगे सर। केपी के बराबर ही इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी, क्यूपी विल रिमेन इक्वल टू केपी। ठीक है, तो इसके अंदर कोई और लॉजिक नहीं लगाना है, प्रेशर इफेक्ट वाला लॉजिक मिक्स मत कर देना कि एन जहां पे लेस है वहां पे रिएक्शन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। रट लेना कांस्टेंट वॉल्यूम के केस के अंदर कोई चेंज नहीं आता, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। दूसरा जो बच्चों तरीका है वो है कि आप प्रेशर को कांस्टेंट रखो, प्रेशर कांस्टेंट रखो। तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए क्या है, एट प्रेशर इंक्रीज रिएक्शन गोज टू मोर एनजे। ठीक है, इट इज opposite to the summary of pressure effect। प्रेशर इफेक्ट में क्या कहते थे, प्रेशर इंक्रीज होएगा तो कम मोल्स की तरफ जाएगा, यहाँ पे ज्यादा मोल्स की तरफ जाता है। दिस इज द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इसका किसी को डेरिवेशन चाहिए हो तो मेरे को बता दो ना, मेरे पास 2-3 पेज पे फोटो रखे हैं, मैं बता दूंगा। अभी करने का कोई फायदा नहीं, बड़े बड़े डेरिवेशन और कहीं काम नहीं आते। क्वेश्चंस तुम करके देख लेना। तुमको आज जो है ओके क्लास खत्म नहीं चाहिए ना, अरे बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, बिना बात के तुम्हारे नोट्स बढ़ेंगे और कोई